हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू बैक माय यूट्यूब चैनल पीडी टेक मैथ। आज की इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे CSIR नेट जून 2014 कॉम्प्लेक्स एनालिसिस का कंप्लीट सॉल्यूशन इस वीडियो में होगा। टोटल क्वेश्चन आपके 6 आए थे जून 2014 में, जिसमें से 2 क्वेश्चन आपके पार्ट बी के थे एंड 4 क्वेश्चन आपके पार्ट सी के थे। अब तक हमने कितना किया है? अब तक हमने 2015 टू 2023 तक का कंप्लीट कर लिया है। ओके, और लीनियर अलजेब्रा की कंप्लीट हो चुकी है प्लेलिस्ट, वो आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वहाँ से जाकर के आप देख सकते हैं। अभी हमने कॉम्प्लेक्स एनालिसिस और रियल एनालिसिस स्टार्ट कर रखा है, उसको आप साथ के साथ करते जाना, ठीक है। अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और मेरा टेलीग्राम चैनल भी है पीडी टेक मैथ के नाम से ही, इसको आप ज्वाइन करना, यहाँ पे आपको अपडेट्स मिलती रहेगी। ओके, तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट इज लेट f and g be meromorphic function on C if f has a zero of order k। यहाँ पे देखिए सबसे पहले इसने क्या कहा कि जो f और g है वो क्या है, मैरोमॉर्फिक फंक्शन है। तो मैरोमॉर्फिक फंक्शन क्या होता है कि जिसके पास ओनली पोल सिंगुलैरिटी हो। ओके, ओनली पोल सिंगुलैरिटी। मैरोमॉर्फिक फंक्शन कौन सा होता है? जिसके पास सिर्फ और सिर्फ पोल सिंगुलैरिटी हो। ऑन सी इफ़ f हैज़ ए ज़ीरो ऑफ ऑर्डर k। और यहाँ पे इसने क्या कहा कि जो f फंक्शन है उसके पास ऑर्डर k की ज़ीरो है एट z इज इक्वल टू a। तो जो f फंक्शन आपका है वो किस टाइप का मिलेगा आपके पास? जो f फंक्शन है f ऑफ z वो कुछ इस टाइप का होगा, z माइनस a रेज टू द पावर k। अब हमने जो ये फंक्शन लिया है, यहाँ पे देखिए जो f है, f हैज़ ए ज़ीरो, f हैज़ ए ज़ीरो ऑफ ऑर्डर k एट z इज इक्वल टू a। नेक्स्ट देखिए क्या कहा कि g हैज़ ए पोल ऑफ ऑर्डर m एट z इज इक्वल टू a। ठीक है, अब यहाँ पे इसने क्या कहा है कि जो g फंक्शन है उसके पास पोल है ऑफ ऑर्डर m एट z इज इक्वल टू a। तो जो g ऑफ z फंक्शन है वो कुछ इस टाइप का होगा, g ऑफ z इज इक्वल टू 1 अपॉन, अच्छा जीरो पे ही है ये, सॉरी ये जीरो पे है, ठीक है। तो फंक्शन आपका कुछ इस टाइप का होगा कि g ऑफ z इज इक्वल टू 1 अपॉन z रेज टू द पावर m। ठीक है, तो यहाँ से हम बोल सकते हैं कि g हैज़ ए पोल ऑफ ऑर्डर m। ठीक है, हमें यहाँ पे क्या फाइंड आउट करना है? एट z इज इक्वल टू 0। देन g ऑफ f ऑफ z हैज़, सबसे पहले देखिए g ऑफ f ऑफ z आएगा क्या। अब हमने क्या लिया है कि जो f ऑफ z है, f ऑफ z आपके पास क्या है, z माइनस a रेज टू द पावर k एंड g ऑफ z क्या है, g ऑफ z इज इक्वल टू 1 अपॉन z रेज टू द पावर m। ठीक है, तो यहाँ से जब मैं g ऑफ f ऑफ z फाइंड आउट करूँ तो यहाँ से क्या आएगा, देखिए f ऑफ g ऑफ z क्या है, 1 अपॉन z रेज टू द पावर m। अब यहाँ पे देखिए फंक्शन आपका जो f ऑफ z है वो ये रहा, तो यहाँ पे z की जगह पे हमें यहाँ पे क्या पुट करना है, 1 अपॉन z रेज टू द पावर m। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा आपके पास, दिस इज 1 अपॉन z माइनस a रेज टू द पावर k m। ठीक है, दिस इम्प्लाइज z is equal to a is a pole of order km of f of g of z। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखिए कि किस ऑर्डर km कौन से ऑप्शन में है। फर्स्ट ऑप्शन क्या है, ए जीरो ऑफ ऑर्डर के एम, ये आपका इनकरेक्ट है, जीरो नहीं है। ए पोल ऑफ ऑर्डर के एम एट जेड इज इक्वल टू ए, तो सेकंड ऑप्शन आपका सही है। थर्ड एंड फोर्थ भी आपका इनकरेक्ट हो जाएगा। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर सेकंड, लेट पी ऑफ जेड बी ए पोलिनोमियल ऑफ रियल वेरिएबल एक्स ऑफ डिग्री के ग्रेटर देन इक्वल टू 1। कंसिडर द पावर सीरीज एफ ऑफ जेड इज इक्वल टू n1 टू इन्फिनिटी Pn z raised to the power n where z is a complex variable then the radius of convergence। ठीक है, यहाँ पे देखिए जो पावर सीरीज है वो क्या दी है, पावर सीरीज इज इक्वल टू
n इज इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी पी एन जेड रेज टू द पावर n। अब यहाँ पे जो ये पी एन है ये क्या है आपके पास, पोलिनोमियल, ठीक है, पोलिनोमियल। अब आपको एक चीज़ पता होगी कि अगर यहाँ पे पोलिनोमियल है तो हमें जब भी रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस फाइंड आउट करना होता है तो जो रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस आपका होता है वो 1 होता है, ठीक है। अगर आपको ये चीज़ समझ में नहीं आता कि रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस 1 कैसे होता है तो मैं आपको यहाँ पे बता दूँ। देखिए, मान लीजिए कि जो पी ऑफ, मैं यहाँ पे n2 के लिए आपको करके दिखाती हूँ, n, ठीक है, 4 n इज इक्वल टू 2, वहाँ से आपको समझ में आ जाएगा। तो देखिए जो p ऑफ n होगी वो क्या होगी, a0 प्लस a1 n प्लस a2 n स्क्वेयर, देन pn प्लस 1 क्या होगी, pn प्लस 1 इज a0 प्लस a1 n प्लस 1 प्लस a2 n प्लस 1 स्क्वेयर, ठीक है। देन रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस क्या होता है आपके पास, रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस इज 1 अपॉन r इज इक्वल टू लिमिट n टेंड टू इन्फिनिटी 1 अपॉन ए एन प्लस 1 अपॉन ए एन, ठीक है। यहाँ पे रखिए लिमिट n टेंड टू इन्फिनिटी और इधर से आपके पास क्या आएगा, ए एन प्लस 1 इज a0 प्लस a1 n प्लस 1 प्लस a2 n प्लस 1 स्क्वेयर, ओके, एंड डिवाइडेड बाय a0 प्लस a1 n प्लस a2 n स्क्वेयर, ठीक है। तो ये आपके पास क्या बन गया, इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी फॉर्म बनेगी आपके पास, ठीक है। तो ये इंडिटरमिनेंट फॉर्म हो जाएगी। तो हम यहाँ पे देन बाय लोपितल रूल क्या कर देंगे, यहाँ पे देखिए, अब जब आप पी एन का आप डिफ्रेंशिएशन करोगे तो आपके पास क्या आएगा, लिमिट n टेंड टू इन्फिनिटी, डिफ्रेंशिएशन कीजिए विद रिस्पेक्ट टू n, तो इधर आपके पास बचेगा a1 n प्लस इधर आपके पास आएगा 2 a2 n प्लस 1 एंड डिवाइडेड बाय a1 प्लस 2 n, ठीक है। अब फिर से यहाँ पे इंडिटरमिनेंट फॉर्म बनेगी इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी। हम फिर से बाय लोपितल रूल से क्या करेंगे, डिफ्रेंशिएट लिमिट n टेंड टू इन्फिनिटी, तो इधर आपके पास क्या बचेगा 2a2 एंड डिवाइडेड बाय 2a2, तो ये कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या आ गया 1, देन 1 अपॉन r इज इक्वल टू 1, दिस इम्प्लाइज r इज इक्वल टू 1। सिमिलरली आप n डिग्री के लिए यहाँ पे कर सकते हो। अगर आपके पास ये पोलिनोमियल दे रखी है तो रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस हमेशा क्या होगा, 1 होगा, ठीक है। तो अब ऑप्शंस में देखिए, फर्स्ट ऑप्शन में क्या है 0, इनकरेक्ट, सेकंड क्या है 1, ठीक है, थर्ड आपके पास के है इनकरेक्ट, फोर्थ आपके पास क्या है इन्फिनिटी, ये भी इनकरेक्ट हो जाएगा, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पार्ट सी का है क्योंकि पार्ट बी में आपके 2 ही क्वेश्चन आए थे, ओके। एंड देखिए, फॉर z बिलोंग्स टू c डिफाइन f ऑफ z इज इक्वल टू e रेज टू द पावर z अपॉन e रेज टू द पावर z माइनस 1, देन फर्स्ट इज f इज एंटायर। सबसे पहले तो हम यही देख लेते इसके पास सिंगुलैरिटी है या नहीं, ठीक है। तो फंक्शन आपके पास ये है, अगर मैं इसकी सिंगुलैरिटी की बात करूँ तो देखिए क्या आएगी, f ऑफ z आपके पास है e रेज टू द पावर z अपॉन e रेज टू द पावर z माइनस 1। नाउ फॉर पोल्स, पोल के लिए हम क्या करते हैं, डिनोमिनेटर को 0 के इक्वल पुट करते हैं और वहाँ से z की वैल्यू हम फाइंड आउट करते हैं, ठीक है। देन दिस इम्प्लाइज e रेज टू द पावर z इज इक्वल टू 1। अब जो एक्सपोनेंशियल फंक्शन है वो 1 कहाँ पे होता है, e रेज टू द पावर 2k पाई आयोटा, वेयर k बिलोंग्स टू सेट ऑफ इंटीजर, ठीक है। तो यहाँ से अगर मैं पावर को कंपेयर करूँ तो क्या आएगा, दिस इम्प्लाइज z इज इक्वल टू 2k पाई आयोटा एंड k कहाँ से है आपका, सेट ऑफ इंटीजर, ठीक है। तो इसके पास क्या आ गया, दिस इम्प्लाइज f इज नॉट एंटायर, ठीक है, क्योंकि इसके पास क्या है, पोल सिंगुलैरिटी है, बिकॉज f हैज़ इनफाइनाइटली पोल सिंगुलैरिटी, ओके, क्योंकि f के पास क्या है, इनफाइनाइटली पोल सिंगुलैरिटी है। तो यहाँ से देखिए अब ऑप्शंस को चेक करें तो फर्स्ट ऑप्शन में है f इज एंटायर, इनकरेक्ट। सेकंड क्या है, दी ओनली सिंगुलैरिटीज ऑफ f आर पोल्स, ये भी सही है।
थर्ड क्या कहा कि एफ हैज़ इनफाइनाइटली मैनी पोल्स ऑन द इमेजनरी एक्सिस। ओके सही है, क्योंकि क्या है 2k पाई आयोटा, ठीक है, और आयोटा है मतलब वो इमेजनरी एक्सिस पे है। फोर्थ क्या है, ईच पोल ऑफ एफ इज सिंपल। तो इसको देख लीजिए कैसे करोगे, ईच पोल ऑफ एफ इज सिंपल, ठीक है। यहाँ पे देखिए लिमिट z टेंड टू 2k पाई आयोटा z f ऑफ z। अब यहाँ पे f ऑफ z की वैल्यू रखिए, लिमिट z टेंड टू 2k पाई आयोटा, और यहाँ पे क्या आएगा z e रेज टू दी पावर z अपॉन e रेज टू दी पावर z माइनस 1। ओके, और यहाँ पे जब मैं ये 2k पाई आयोटा यहाँ पे रखूँगी तो इधर ये 0/0 की फॉर्म है ना। तो यहाँ पे आप एल यहाँ पे क्या करेंगे हम, बाय लोपितल रूल। देखिए नाउ अप्लाई लोपितल रूल। यहाँ पे जो ये एच ओ एस है ये आपका साइलेंट रहेगा, इसलिए मैं यहाँ पे लोपितल रूल बोल रही हूँ इसको, ठीक है। तो यहाँ से क्या आएगा, दिस इम्प्लाइज लिमिट z टेंड टू 2k पाई आयोटा। तो यहाँ पे देखिए z e रेज टू दी पावर z का डिफ्रेंशिएशन e रेज टू दी पावर z प्लस e रेज टू दी पावर z एज इट इज, और z का क्या होगा 1 एंड डिवाइडेड बाय e रेज टू दी पावर z। तो यहाँ पे क्या आएगा, लिमिट z टेंड टू 2k पाई आयोटा और e रेज टू दी पावर z कॉमन ले लीजिए, देन z प्लस 1 डिवाइडेड बाय e रेज टू दी पावर z। ये आपका कैंसिल हो गया, और इधर से आपके पास क्या बच गया, दिस इम्प्लाइज लिमिट z टेंड टू 2k पाई आयोटा इंटू z प्लस 1, ठीक है। तो यहाँ से ये क्या आ गया, 2k पाई आयोटा एंड प्लस 1 विच इज़ नॉट इक्वल टू इन्फिनिटी, ठीक है। तो यहाँ से आपके पास आ गया फोर्थ ऑप्शन भी सही, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर फोर्थ। क्वेश्चन नंबर फोर्थ क्या है, लेट d इज इक्वल टू, d आपके पास क्या है, कलेक्शन ऑफ ऑल z इन C सच दैट मोड ऑफ z इज लेस देन 1। एक टाइप से जो d है वो आपके पास क्या है, ओपन यूनिट डिस्क, ठीक है, ओपन यूनिट डिस्क। डी इसने क्या दी है, देखिए अगर आपको बाय ग्राफ समझना है, ओपन यूनिट डिस्क का क्या मतलब है, दिस इज 1 -1 आयोटा माइनस आयोटा एंड ओरिजिन, ठीक है। ओपन यूनिट डिस्क मतलब कि जो रेडियस है वो आपकी क्या होगी, 1 होगी, एंड जो आपकी जो बाउंड्री है लेस देन यहाँ पे लगाया है ओपन, इसीलिए इसने बोला है यूनिट का मतलब है रेडियस 1 है, ओपन का मतलब है कि उसकी बाउंड्री नहीं आएगी, ठीक है, बाउंड्री उसके अंदर नहीं है, यानी कि जो डी है आपकी डिस्क वो आपकी ये है, दिस इज डी, ठीक है। एंड देन देयर एग्जिस्ट ए होलोमॉर्फिक फंक्शन एफ डी टू डी क्लोजर विद एफ ऑफ 0 इज इक्वल टू 0 विद प्रॉपर्टी। एफ इसने क्या दे दिया, एफ इज होलोमॉर्फिक फंक्शन, ओके, होलोमॉर्फिक फंक्शन, ठीक है, फ्रॉम डी टू क्लोजर ऑफ डी, ओके। तो हमें क्या फाइंड आउट करना है, देखिए विद द प्रॉपर्टी फर्स्ट इज एफ डैश 0 इज इक्वल टू 1/2, सेकेंड इज मोड ऑफ एफ ऑफ 1/3 इज इक्वल टू 1/4, थर्ड इज एफ ऑफ 1/3 इज इक्वल टू 1/2, फोर्थ इज मोड ऑफ एफ डैश 0 इज इक्वल टू सीकेंट π/6। तो अपने पास एक सचवार्ज लेमा होता है, उसकी स्टेटमेंट देखिए, वहीं से आपको 4 ऑप्शन हो जाएंगे, ठीक है। तो सबसे पहले आप स्टेटमेंट देखिए क्या होती है, सचवार्ज लेमा क्या है, स्टेटमेंट एफ डी टू डी होलोमॉर्फिक, डी टू डी होलोमॉर्फिक फंक्शन, ये आपके पास है होलोमॉर्फिक है, विद एफ ऑफ 0 इज इक्वल टू 0, देन फर्स्ट क्या है, फर्स्ट इज मोड ऑफ एफ ऑफ जेड इज लेस देन इक्वल टू मोड ऑफ जेड रेज टू द पावर n फॉर ऑल जेड इन डी, एंड सेकेंड आपके पास क्या है, मोड ऑफ
एफ एन जीरो इज़ लेस देन इक्वल टू एन फैक्टोरियल। ठीक है, तो अब देखिए अपने क्वेश्चन में हमें क्या दिया हुआ है। जो एफ फंक्शन है वो होलोमॉर्फिक है। क्या एफ ऑफ जीरो इज इक्वल टू जीरो है? यहाँ पे देखिए ये भी है, एफ ऑफ जीरो इज इक्वल टू जीरो है और फंक्शन आपका कैसा है, होलोमॉर्फिक। ओके, तो यहाँ पे क्या कंडीशन होगी, दिस इम्प्लाइज, क्या कंडीशन है कि मोड ऑफ एफ ऑफ जेड इज लेस देन इक्वल टू मोड ऑफ जेड रेज टू द पावर एन। ठीक है, तो यही अप्लाई कीजिए। फर्स्ट ऑप्शन, फर्स्ट और फोर्थ ऑप्शन में आपकी सेकंड प्रॉपर्टी यूज होगी, सेकंड एंड थर्ड में हम फर्स्ट प्रॉपर्टी का यूज करेंगे। फर्स्ट प्रॉपर्टी आपकी क्या है, मोड ऑफ एफ ऑफ जेड। ठीक है, ये हमने लिख दी यहाँ पे, फर्स्ट प्रॉपर्टी है। तो अब रखिए यहाँ पे जेड की जगह पे क्या रखना है, 1/3। देन एफ ऑफ 1/3 क्या होगा, 1/3 इज लेस देन इक्वल टू 1/3 रेज टू द पावर एन। यानी कि जो मोड ऑफ एफ ऑफ 1/3 है वो आपका क्या आना चाहिए, या तो फॉर एन इज इक्वल टू 1 के लिए ये क्या होगा, देखिए फॉर एन इज इक्वल टू 1, तो मोड ऑफ एफ ऑफ 1/3 इज लेस देन इक्वल टू 1/3। ठीक है, यानी कि जो मोड ऑफ एफ ऑफ 1/3 है या तो वो 1/3 के इक्वल होगा या फिर वो क्या होगा, 1/3 से लेस होगा। अब यहाँ पे देखिए जो 1/4 है, क्या ये 1/3 से लेस है? यस, 1/4 इज लेस देन 1/3, बट 1/2 इज ग्रेटर देन 1/3। तो थर्ड ऑप्शन तो आपका हो गया इनकरेक्ट एंड सेकंड ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, सही। ओके, अब हम आते हैं फर्स्ट ऑप्शन पे। फर्स्ट ऑप्शन में हमें डेरिवेटिव की वैल्यू फाइंड आउट करनी है ना, तो यहीं पे हम कर लेते हैं। एफ डैश जीरो हमें फाइंड आउट करना है। तो देखिए अगर मैं यहाँ पे निकाल लूँ, एन की जगह पे अगर मैं 1 रखूँ, तो देखिए मोड ऑफ एफ डैश जीरो क्या आना चाहिए आपका, लेस देन इक्वल टू 1 फैक्टोरियल, यानी कि 1। दिस इम्प्लाइज जो एफ डैश जीरो है वो आपका क्या आना चाहिए, इज़ लेस देन इक्वल टू 1। ठीक है, अब अगर मैं बात करूँ फर्स्ट ऑप्शन की, तो जो फर्स्ट ऑप्शन है उसमें उसने क्या कह दिया कि जो एफ डैश जीरो है वो आपका क्या है, फर्स्ट ऑप्शन में क्या कहा है इसने, एफ डैश जीरो इज इक्वल टू 1/2, और हमें पता है कि जो 1/2 है वो लेस देन 1 है। तो यहाँ से ये प्रॉपर्टी आपकी होल्ड होती है, यानी कि फर्स्ट ऑप्शन आपका है सही। अब अगर मैं फोर्थ ऑप्शन की बात करूँ, तो फोर्थ ऑप्शन में इसने कहा कि एफ डैश जीरो इज इक्वल टू सीकेंट π/6, और सीकेंट π/6 किसके इक्वल होता है, 2/√3, एंड 2/√3 इज ग्रेटर देन 1। तो यहाँ से फोर्थ ऑप्शन आपका हो गया इनकरेक्ट। ठीक है, बिल्कुल अच्छे से क्लियर किया है। अब देखिए फर्स्ट ऑप्शन आपका सही है, फोर्थ ऑप्शन आपका इनकरेक्ट है। ओके, तो अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 5th। क्वेश्चन नंबर 5th है, लेट एफ बी एन एंटायर फंक्शन, सपोज फॉर ईच ए बिलोंग्स टू आर, देयर एग्जिस्ट एट लीस्ट वन कोफिशिएंट सी एन इन एफ जेड विच इज़ ज़ीरो। इसने क्या कहा है कि यहाँ पे कम से कम एक कोफिशिएंट ऐसा होगा सी एन जो कि क्या होगा, जीरो होगा। अब कम से कम एक कहा है तो मतलब ज़्यादा भी हो सकते हैं, है ना, और सी एन होता क्या है वो हम देखेंगे। तो सबसे पहले ये देखिए जो भी इसने बोला है, अगर मैं यहाँ पे लिखूँ तो एफ जेड आपके पास क्या है, एफ जेड इज इक्वल टू एन 0 to infinity सी एन जेड माइनस ए रेज टू द पावर एन। नाउ अकॉर्डिंग टू आवर क्वेश्चन, according to question, for each, according to question, for each a belongs to R, there exists at least one coefficient, there exists one coefficient Cn in fz such that Cn, at least one coefficient in fz is 0, यानी कि that is Cn is equal to 0, या फिर हम यहाँ से ही लिख सकते हैं such that Cn is equal to 0। ठीक है, नाउ अब Cn आपके पास क्या होता है, नाउ
हेयर सी एन इज इक्वल टू, सी एन किसके इक्वल होता है, एफ एन जेड नोट अपॉन एन फैक्टोरियल। दिस इम्प्लाइज, तो यहाँ से ये क्या आएगा, सी एन हमने क्या बोला है 0, तो यहाँ से क्या आ गया एफ एन जेड नोट अपॉन एन फैक्टोरियल इज इक्वल टू 0, और हमें पता है एन फैक्टोरियल आपका नॉन जीरो है। देन दिस इम्प्लाइज एफ एन जेड नोट इज इक्वल टू 0, तो यहाँ से क्या आ गया, दिस इम्प्लाइज एफ ऑफ जेड is a polynomial, f of z is a polynomial of n degree therefore f n 0 क्या होगा 0 for infinitely many n ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ठीक है, तो यहाँ से क्या आ गया, अब फर्स्ट ऑप्शन देखिए क्या है, फर्स्ट ऑप्शन इज एफ एन 0 इज इक्वल टू 0 फॉर इनफाइनाइटली मैनी एन ग्रेटर देन इक्वल टू 0, बिल्कुल सही है। सेकंड में एफ टू एन, जब एन के लिए है ये 0 तो टू एन के लिए भी होगा। ओके, अगर मैं अब बात करूँ, सॉरी सेकंड आपका अभी ये नहीं बोल सकते हम, सेकंड को छोड़ दो, एक बार फोर्थ देखिए, देयर एग्जिस्ट के ग्रेटर देन इक्वल टू 0 सच दैट एफ एन 0 इज इक्वल टू 0, ये सही है फोर्थ। अगर मैं सेकंड की बात करूँ, इसने क्या कहा एफ टू एन एट 0 इज इक्वल टू 0, तो मेरे को यहाँ पे काउंटर एग्जाम्पल मिलेगा इसके लिए। अगर मैं यहाँ पे एफ ऑफ जेड को जेड क्यूब लूँ तो डिफ्रेंशिएट कीजिए, 4n इज इक्वल टू 1 के लिए मैं अगर करूँ तो हमें f2 निकालना है ना, तो f डैश जेड यहाँ पे क्या आएगा 3z स्क्वेयर, f डबल डैश जेड यहाँ से क्या आएगा 6z। ओके, और 3 यहाँ से निकालिए, दिस इम्प्लाइज f ट्रिपल डैश जेड इज इक्वल टू 6 है ना। अगर मैं यहाँ पे अब 0 पे चेक करूँ तो n की जगह पे आप क्या ले सकते हो, देखिए ये यहाँ पे तो नहीं काम करेगा, थर्ड के लिए काम कर जाएगा ये, ठीक है। थर्ड के लिए देखिए यहाँ पे जब n की जगह पे मैं यहाँ पे n1 पुट करूँगी तो ये f3 एट 0 इज इक्वल टू 0 कहा है इसने, बट यहाँ पे तो ये नॉन जीरो आ गया, यानी कि यहाँ से आपका थर्ड इनकरेक्ट हो गया। सेकंड के लिए मैं अगर एग्जांपल लूँ, ये तो आपका इसका हो गया, ठीक है। अगर मैं सेकंड के लिए एग्जांपल लूँ f ऑफ z इज इक्वल टू जेड स्क्वेयर, तो यहाँ से f डैश जेड क्या आएगा 2z एंड f डबल डैश जेड क्या आ जाएगा यहाँ से 2 विच इज़ नॉट इक्वल टू 0। यहाँ पे 4 एवरी की वजह से ये इनकरेक्ट हो रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ से जो सेकंड है वो भी क्या हो गया इनकरेक्ट, है ना। तो अब देखिए नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 इज लेट के बी द सबसेट ऑफ सी बी ए बाउंडेड सेट, लेट एच ऑफ सी डिनोट द सेट ऑफ ऑल एंटायर फंक्शंस। जो एच सी है इसने क्या किया है, सेट ऑफ ऑल एंटायर फंक्शंस है ये। लेट सी के डिनोट सेट ऑफ ऑल कंटिन्यूस फंक्शन ऑन के, कंसिडर द रिस्ट्रिक्शन मैप आर एच सी टू सी के गिवन बाय आर ऑफ एफ इज इक्वल टू एफ के। एफ को इसने रिस्ट्रिक्ट कर दिया कहाँ पे, के पर, ठीक है। यानी कि जो आर इसने डिफाइन की है मैप, वो एक रिस्ट्रिक्शन मैप है। रिस्ट्रिक्शन मैप क्यों है, क्योंकि इसने जो डिफाइन की है वो इस टाइप से डिफाइन कर दी, के पर रिस्ट्रिक्ट कर दिया इसने, यहाँ पे देखिए, ठीक है। उसके बाद क्या बताना है हमें, देन आर इज़ इंजेक्टिव, आर कब इंजेक्टिव होगी, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले हम ये समझ लेते हैं कि जो मैप हमें दे रखी है, मैप हमें क्या दी है, आर एच सी टू सी के। अब यहाँ पे समझना ये है कि एच सी आपके पास क्या है, एच सी देखिए सेट ऑफ ऑल entire functions, set of all entire functions and ओके सेट ऑफ एंटायर फंक्शंस, और जो ओके इसमें कर लेंगे हम ये, तो सी ऑफ के देखिए, अब सी ऑफ के क्या है, सेट ऑफ ऑल कंटिन्यूस, सेट ऑफ ऑल कंटिन्यूस फंक्शन ऑन के। ओके, अब यहाँ पे जो के है वो क्या है, सबसेट ऑफ सी, ठीक है।
अब इसने डिफाइंड कैसे की है, आर डिफाइंड एज आर ऑफ एफ। कैसे डिफाइंड किया है, आर ऑफ एफ फंक्शन एफ रिस्ट्रिक्टेड ऑन की। ठीक है, तो हमें आर को इंजेक्टिव प्रूफ करना है, तो कैसे करोगे, देखिए आई नीड आर इज इंजेक्टिव, है ना, आई नीड आर इज इंजेक्टिव। इंजेक्टिव मीन्स अगर मैं यहाँ पे इमेज अगर सेम लूँ दो फंक्शंस की, दोनों फंक्शन क्या आने चाहिए, इक्वल आने चाहिए, दैट इज इमेज ऑफ एफ इज इक्वल टू इमेज ऑफ जी। अब जो एफ और जी है वो दोनों क्या है, एंटायर फंक्शंस हैं, क्योंकि कहाँ से है एच फॉर जी, वो आपके हैं एच ऑफ सी से, है ना। देन दिस इम्प्लाइज एफ रिस्ट्रिक्टेड ऑन के इज इक्वल टू जी रिस्ट्रिक्टेड ऑन के। देन दिस इम्प्लाइज एफ इज इक्वल टू जी। ये चीज़ हमें प्रूफ करनी है। तो अब ऑप्शंस में अगर आप देखोगे कि ये कहाँ पे हो सकती है, देखिए इसके लिए पहले आपको एक थ्योरम समझनी होगी। कौन सी थ्योरम, आइडेंटिटी थ्योरम। ठीक है, देन बाय आइडेंटिटी थ्योरम या आइडेंटिटी प्रिंसिपल आप इसको बोल सकते हो। क्या है, इफ एफ एंड जी आर एंटायर फंक्शन, if f and g are entire function that agree on a set with limit points they agree everywhere। इसका क्या मतलब है, ओके इसका मतलब है कि अगर f और g दोनों इक्वल हो जाए, कहाँ पर, जो उसका सेट ऑफ लिमिट पॉइंट्स हैं, तो वो कहाँ पे होंगे, वो पूरे के पूरे सेट पर इक्वल होंगे, है ना। तो अगर मैं यहाँ पे बात करूँ अब, अगर मैं इस ऑप्शंस में, तो जो लिमिट पॉइंट्स हैं आपके, वो अगर यहाँ पे देखिए, अगर मैं k को सिंगलटन ले लेती हूँ, क्लोज्ड है, बाउंडेड है, बट क्या होगा, लिमिट्स पॉइंट्स हमें यहाँ पे नहीं मिलेगा, है ना। तो फर्स्ट आपका इनकरेक्ट होगा, ऐसे ही आपका सेकंड भी होगा, फोर्थ भी। ठीक है, ओनली थर्ड ऑप्शन आपका सही होगा अगर के अनकाउंटेबल हुआ। ठीक है, अगर के आपका क्या हो गया, अनकाउंटेबल हो गया, तो वहाँ पे अगर एफ और जी दोनों उसके सेट ऑफ लिमिट पॉइंट्स जो उसका बनेगा, अगर वो उन पे इक्वल हो गया लिमिट पॉइंट्स पे, ठीक है, तो वो पूरे के पूरे सेट पर क्या होगा, इक्वल होगा। अगर आपको ऐसे नहीं समझ में आया तो आप इसको करके देखना। के को आप क्या लेना, फर्स्ट सेकंड और फोर्थ ऑप्शन के लिए आप लेना सिंगलटन सेट। अब यहाँ पे देखिए, जब आप के को सिंगलटन सेट लोगे तो ये फाइनाइट है, यहाँ से ये कॉम्पैक्ट है, कनेक्टेड। ओके, तो यहाँ पे जो ये आपका होगा एग्जाम्पल, ये काम करेगा फर्स्ट सेकंड एंड फोर्थ के लिए। तो यहाँ से आप कर सकते हो, सिर्फ के का अनकाउंटेबल होगा तभी यहाँ पे जो आ रहा है ये क्या बनेगा, इंजेक्टिव, यानी कि थर्ड ऑप्शन सही होगा यहाँ पे बस। ओके, तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना,